हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती को बहुत कम टाइम बचा हुआ है। लास्ट टाइम में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि एक पैटर्न होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन को कर रहे थे। हमने इससे पहले साइंस की मैराथन वीडियो कवर किया। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। 100+ क्वेश्चन है, 1 घंटे की वीडियो है। आप चाहें तो 1.5x पे देखेंगे और हो सकता है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप आसानी से सही करके आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया। अगर आपने बिहार SCRT की समरी पढ़ी है जो मैंने करवाई चैनल पे, तो उससे आपके क्वेश्चन काफ़ी क्लियर होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये संविधान लागू किया गया। क्योंकि 1930 में क्या हुआ था, संविधान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था 1930 में मनाया गया था। अब यहाँ पे जब ये बात हुई तो इसकी स्टोरी कुछ ये रही थी कि लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो लाहौर सेशन कब हुआ है ANC का, 1929 में हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फुल इंडिपेंडेंस की जो मांग की गई थी वो लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन में की गई थी। उसके जस्ट अगले साल 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि 1931 में अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अगर अब अपडेटेड जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ई ऑप्शन रहता है तो आप ई चूज़ करते हैं, क्योंकि 22 पार्ट तो हैं संविधान में, 12 अनुसूचियाँ तो हैं, लेकिन अनुच्छेद 395 नहीं है। अब 400+ आर्टिकल हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला ही सही माना जाएगा। ई होता तो ई आप चूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर पूछा गया भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 400+ आर्टिकल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाता मूल संविधान में कितने आर्टिकल है, तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे और कितने पार्ट, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अब अनुसूचियों की बात हुई, शेड्यूल की बात हुई, तो उससे रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसके लिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाई गई हैं। यूनियन लिस्ट में मूल संविधान में कितने सब्जेक्ट थे, तो 97 सब्जेक्ट थे। स्टेट लिस्ट में कितने थे, तो स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे। जबकि संवर्धी सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पे अगर बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है ये कौन से शेड्यूल में है, कौन से अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में ये बात की गई है, ठीक है। अभी ये मूल संविधान में इतना डेटा था, लेकिन अभी वर्तमान में ये इनकी संख्या बढ़ चुकी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन को संवर्ती सूची में कब डाला गया। तो एजुकेशन को संवर्ती सूची में 42 अमेंडमेंट 1976 में डाला गया। ये जो अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस 42 अमेंडमेंट में हुए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मैं ये कहूँगी अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, ये जो शब्द हैं ये प्रेम्बल के हैं, जो प्रस्तावना है संविधान की उसके हैं। तो अगर आप चाहें तो प्रस्तावना पूरी याद कर लें। अगर पूरी नहीं याद हो रही तो स्टार्टिंग की जो 2 से 3 लाइन है उनको एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन इंग्लिश में रखिएगा, क्योंकि हिंदी में नेम चेंज करके दे देते हैं, इंग्लिश में एज इट इज़ रहेगा। तो जैसे शुरुआत ऐसी होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो लाइन है इसी को सीक्वेंस पूछा गया, सबसे पहले किसकी बात की गई फिर किसकी की गई। तो सबसे पहले किसकी बात हुई है, सार्वभौमिक यानी कि संपूर्ण प्रभु संपन्न, और इसके बाद सभी लोग, हम भारत के सब लोग, ये हो जाती है बात। समाजवादी आता है फिर सीक्वेंस में, फिर अगला आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, पंथ निरपेक्ष का यूज़ हुआ है। फिर आगे आ जाता है प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो मैंने कई बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SSI शॉर्टकट में याद रखते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में पहले नहीं थे, बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में कब जोड़ा गया है, 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है।
नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अब इसमें जो संविधान संशोधन होता है, कैसा बहुमत होता है? साधारण बहुमत होता है। अब संविधान संशोधन की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हुई है, तो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि इंडियन सिटीजन को प्राप्त है, लेकिन जो बाहर अदर सिटीजन हैं, फॉरेनर है, उनको प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मैं पहले आपको याद करा देती हूँ कि कौन से फॉरेनर जो गैर सिटीजन है उनको प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से हैं? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ठीक, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल जो है, ये फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा दे रखा है? 19 वाला जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जो आर्टिकल 19 में आता है। कानून के समक्ष समता जो होती है वो आर्टिकल 14 में है। अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, वो 29 और 30 में आता है। और राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 में आता है। तो कौन से प्राप्त नहीं है? पहला और तीसरा। ठीक है, 15, 16, 19 और 29, 30 ये प्राप्त नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा आ जाएगा आंसर कि ये प्राप्त नहीं है। तो फंडामेंटल राइट आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पे, आपके अपने घर के भवनों पे आप राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हो। कौन से आर्टिकल? ये मौलिक अधिकार है, तो ये आर्टिकल 19(1) में आता है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो अब देखिए, शिक्षा का अधिकार की बात हुई है तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। RTE, राइट टू एजुकेशन को लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। RTE एक्ट जो है वो कब का है? 2009 का है। लेकिन अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो इसका आंसर हो जाता 86 अमेंडमेंट 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट में 21A जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्षों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है? तो यहाँ पे 2 आंसर सही होंगे। सूचना का अधिकार भी है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक मौलिक अधिकार में आता है। कौन से आर्टिकल में? 19 में ही आता है। ठीक है, अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है उसमें आता है। और थर्ड वाला शिक्षा का अधिकार 21A में डाला गया है। तो इसका आंसर A और C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, अब देखिए यहाँ देख रहे होंगे कि मौलिक अधिकार से बहुत क्वेश्चन आए, तो मौलिक अधिकार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 4 में इनमें से कौन से बातों को कहा गया है? तो भाग 4 में आता क्या है? पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। DPSP की बात की गई है। DPSP कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में है? 36 से 51 के बीच में है। तो यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है ये आर्टिकल 39 में आता है। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा है क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहा है। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जो है, ये किस में आता है? आर्टिकल 44 में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, बी वाला कि भाग 4 में DPSP में किसकी बात की गई है? 1 और 2। अब प्राथमिक स्तर पे जो मातृभाषा देने की बात की गई, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 350A में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हुई है तो कितनी है? ये 11 है। इनिशियली ये कितनी थी? 10 थी। 11वीं वाली कौन सी है? 11वीं वाली 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है तो फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किसकी अनुशंसा पे इसकी बात रखी गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं? इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। और राष्ट्रपति की बात हुई है तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 आ जाता है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कार्यपालिका शक्ति की बात आर्टिकल 53 में की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है? इनकी शपथ की बात की गई है। शपथ कौन दिलाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। 61 में इम्पीचमेंट, इनके महाभियोग की बात की गई है। 72 में क्षमादान की बात की गई है, पार्डन की बात की गई है।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत का राष्ट्रपति कौन बनता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा पाटिल जो थी वो राष्ट्रपति कौन से नंबर की थी? 12वें नंबर की थी। उसके बाद कौन आए हैं? रामनाथ कोविंद, नहीं, उसके बाद प्रणब मुखर्जी 13वें रहे हैं और रामनाथ कोविंद जो रहे हैं वो 14वें रहे थे। अभी 15वें नंबर पे कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी बनी हुई हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? मतलब कोई भी अगर एसेंट है तो वो बिल या एक्ट कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। इसका बी आंसर हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 111 111 में ये बात कही गई है कि 111 में राष्ट्रपति आखिरी में साइन करते हैं, देन वो अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन है कि हामिद अंसारी कौन से नंबर के थे? आप देख रहे होंगे कि कौन से नंबर, कौन से क्रमांक के थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसीलिए अभी जो रिसेंट के बने हुए हैं उनका क्रमांक याद कर लीजिएगा। तो ये थे हामिद अंसारी 12वें नंबर के थे। 13वें नंबर के कौन बने थे? 13वें नंबर के थे वेंकैया नायडू। तो 14वें नंबर के कौन हुए इस समय? जो है जगदीप धनखड़। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं, उसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सलाहकार वर्तमान में अजीत डोभाल है। ठीक है, अजीत डोभाल, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में पार्ट ले सकता है? मतलब कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो कि ना वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है लेकिन फिर भी पार्ट ले सकता है? तो वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की बात कौन से आर्टिकल में है? 76 में है। सो ये जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, ये वोटिंग नहीं कर सकता, केवल पार्टिसिपेट करता है संसद में। तो कौन से आर्टिकल में? 88 में है। लेकिन इसकी बात किस में की गई है? भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, ये आर्टिकल 76 में है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही कर सकता है, कौन होता है? ये महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, जो जिसकी बात आर्टिकल 76 में की गई है। कैग की बात कौन से आर्टिकल में है? कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी महालेखा अधीक्षक जिसको बोलते हैं, तो इसकी बात आर्टिकल 148 में है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है अगर वो सदन में लगातार 2 महीने अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अगर 2 महीने कोई विधायक या जो एमपी है वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता हटा दी जाती है, उसकी सीट खाली मानी जाती है। ये आर्टिकल 101 में है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 250 हैं, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 245 हैं। नेक्स्ट, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा जो होती है वो उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल की बात की गई है, कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि इसको राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें परमानेंट हाउस जो होता है, इसमें अगर हम बात करें कि जो लोग सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो हेड होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ही इसका सदस्य होते हैं, मतलब इसके अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है तो हमको 2 आर्टिकल जानने होंगे। आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 में कहा गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा राज्यसभा का, स्टेट काउंसिल का? तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही होगा, आर्टिकल 64 में है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ स्टेट काउंसिल कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 93 में आता है। सो मनी बिल की बात हुई है, इसको मैंने बताया भी था कि मनी बिल आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, इसको मतलब ये दोनों सदन में नहीं लाया जा सकता, लोकसभा में ही लाया जाता है। अब मनी बिल की बात हुई तो मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है? तो मनी बिल की डेफिनेशन जो है वो 110 आर्टिकल में है, और इसका जो प्रोसीजर है वो कौन से आर्टिकल में है? 109 आर्टिकल में। और उसके अलावा ये राज्यसभा में इसके पास केवल नाम मात्र शक्ति होती है मनी बिल को लेकर के, धन संपत्ति विधेयक को लेकर के क्या होती है कि केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा
सही नहीं है। पहला है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होती है, बिल्कुल सही बात। राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है, बिल्कुल गलत। धन विधेयक की शुरुआत किससे होती है? लोकसभा से होती है। लोकसभा के द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर इसको पारित करना ही होता है, मतलब ये कंपलसरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर नहीं भी करता है तो वो माना जाता है। तो ये थर्ड वाला भी सही है, तो गलत पूछा गया था, तो बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ से होती है? लोकसभा से ही होती है। लेखानुदान, लेखानुदान जो है ये क्या होता है? तो लेखानुदान जो है इसको बोलते हैं वोट, इंग्लिश में कहेंगे वोट अकाउंट, नहीं वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो वोट ऑफ क्रेडिट जो है ये बजट के लिए होता है, मतलब अगर अचानक सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके लिए उसको बोलते हैं लेखानुदान, ये बजट के लिए होता है। ये कौन से आर्टिकल में? तो 116 में है। लोक लेखा समिति जो होती है, लोक लेखा समिति, इसके जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें कौन होता है? ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को देता है। लोक लेखा समिति जो होती है अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लोकसभा के जो स्पीकर है जिनका वर्णन 93 में है उनमें देती है। अब यहाँ पे बात होती है कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अगर पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है लोक लेखा समिति का, तो विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा में वही इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है स्टेट गवर्नमेंट की? तो वो राज्यपाल के पास होती है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पे किसके पास होती है? तो प्रेसिडेंट के पास होती है। स्टेट लेवल के पे किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। एक हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो किसको त्यागपत्र देता है, किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? तो वो राष्ट्रपति को ही देता है। सर्वोच्च न्यायालय का भी उस राष्ट्रपति को देता है, जबकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का भी किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। भारत में जो मोबाइल कोर्ट हैं इनका मानस पुत्र किसको कहा जाता है, मतलब किसके दिमाग की उपज है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 352 में है। अब यहाँ पे एक आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लग चुकी है, एक 1962 में, एक 1971 में, एक 1975 में, ठीक है, तो 3 बार लग चुकी है। अब यहाँ पे बात हुई है नेशनल इमरजेंसी की, तो आप इमरजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में है। तो पार्ट 18 में है, पार्ट 18 में है। कौन से आर्टिकल आपको याद रखने हैं? 352 याद रखना है जिसमें नेशनल इमरजेंसी है, 356 याद रखना है जिसमें स्टेट इमरजेंसी है, और 360 याद रखना है जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया भी है, जो SCRT समरी है जिसमें बताया था कि 21 वर्ष से जो वोट देने की एज है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 को, ठीक है, 61 अमेंडमेंट 1989 को एज जो थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आता है कि 61 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है ये काम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। भारतीय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8th शेड्यूल में अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। पहले मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। तो बाद में जो जोड़ी गई वो कौन कौन सी हैं? तो उनको एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर KMN का मतलब हुआ कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, फिर DBMS, ठीक है, DBMS डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो ये कौन से अमेंडमेंट? 21 अमेंडमेंट, ये 71 अमेंडमेंट और ये 92 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। जो ग्रामीण स्थानीय, जो लोकल गवर्नमेंट है, ग्रामीण स्थानीय सरकार है, उसमें 3 लेवल की 3 टियर ऑफ जो गवर्नमेंट है, त्रिस्तरीय प्रणाली की बात का सुझाव किसने दिया था? तो 1957 में कौन सी समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति ने कौन सी सिफारिश की थी? इन्होंने 2 स्तरीय जो प्रणाली है उसकी सिफारिश की थी। ये कब आए थे? इनकी कमेटी कब बनी थी? 1977 में बनी थी। बलवंत राय मेहता से याद रखेंगे, जो अभी हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट चल रही है, लोकल गवर्नमेंट कितने स्तर की है? 3 स्तर की। सबसे पहले विलेज स्तर पे जो ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक पे ब्लॉक पंचायत होती है या पंचायत समिति कहते हैं, और जिला पंचायत होती है। तो 3 स्तर वाले सुझाव किसका था? बलवंत राय मेहता का था। 1957 की ये समिति है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय शासन के लिए कौन सा सही नहीं है? मतलब अगर देखा जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी व्यवस्था में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पे त्वरित निर्णय होता है, एक्सेलरेटेड निर्णय होता है, मतलब निर्णय को चेंज किया जा सकता है। लचीलापन है
फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, और कानून की एकरूपता भी है, कानून के समान सब लोग समान हैं, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन प्रणाली की शुरुआत सिफारिश किसने की थी? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि अलग अलग लेवल पे थ्री लेवल की गवर्नमेंट है उसकी बात, तो ये बलवंत राय मेहता ने ही सिफारिश की थी। नेक्स्ट देखिए, अशोक मेहता से क्वेश्चन भी आ गया कि अशोक मेहता समिति ने कौन सी पंचायती राज की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी पंचायती राज की। इसमें इन्होंने कहा था कि 2 स्तर में कौन कौन से होने चाहिए। एक तो आपका पंचायती राज के लिए 2 स्तर में एक जिला स्तर पे होना चाहिए और एक मंडल मतलब ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए। ग्राम वाली बात इन्होंने नहीं की थी। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति जो होती है, ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति होती है वो क्या होती है? वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उसके पास, परामर्श देने के लिए नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है ये। नेक्स्ट अगेन फिर से वही क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति होती है वो क्या होती है? वो उसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, प्रशासनिक प्राधिकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से पूछा गया, तो यूनाइटेड नेशन का गठन कब होता है? तो यूनाइटेड नेशन का गठन होता है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। अब यूनाइटेड नेशन की जो नेशनल काउंसिल है उसमें 5 स्थायी मेंबर है। स्थायी मेंबर कौन सा नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, लेकिन 5 कौन से हैं तो उनको याद कर लेते हैं। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 मेंबर टोटल होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर स्थायी हैं, परमानेंट हैं। कौन है? यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना। यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना, ये 5 स्थायी होते हैं, जबकि 10 जो हैं अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि मानव अधिकारों के लिए काम करता है। नेक्स्ट, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक जो है वो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। भारत का प्रथम जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो कब खोली गई थी? 1987 में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? बेंगलोर में खोली गई थी। तो फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी? बेंगलोर में खोली गई थी 1987 में। इसका नाम क्या है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब होती है? तो सीमा सुरक्षा बल को BSF बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में होती है। एक क्वेश्चन NCERT का है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कई बार रिपीट भी हुआ है कि कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो अडॉप्ट या अंगीकृत पूछा जाए कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा की बात हुई तो संविधान सभा से क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, फिर बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। ड्राफ्ट कमेटी की बात होती तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अम्बेडकर बने थे, भीमराव अम्बेडकर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना कि एक सीक्वेंस है, प्रस्तावना जो प्रम्बल है उसके सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं, जो कौन से वर्ड के सीक्वेंस में लिए गए हैं, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ मिल सकता है, लोकतांत्रिक लिखा हुआ मिल सकता है, और आखिरी में गणतंत्र आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ उसको इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बदल सकते हैं और इंग्लिश में वही रहेगा। इसीलिए आप वैसे अगर मेन जो देखिए ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसे बदल के दिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को सार्वभौम बताया गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र बताया गया है। ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता का क्या मतलब है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्दों से। जो अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके जो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पे यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। राइट्स किसके पास है? जनता के पास है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय है, लेकिन भावना में एकात्मक है। अब इसको समझिएगा, इसका मतलब है कि अगर नेचर में देखा जाए तो फेडरल है, लेकिन अगर भावना में देखा जाए तो यूनिटरी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ है यहाँ पे। फेडरल कम्प्लीटली है, फेडरल हमारा संविधान नहीं है, संघीय संविधान नहीं है, संघीय भी है और साथ में यूनिटरी भी है, क्योंकि केंद्र को थोड़ी शक्ति ज़्यादा दे दी गई है।
भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची वो है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं वाली किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है, तो दल बदल कानून से। अब 10वीं अनुसूची मूल संविधान में तो थी नहीं, तो कब जोड़ी गई है ये? 52 अमेंडमेंट 1985 को जोड़ी गई थी। 52 अमेंडमेंट 1985 को क्या जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची, 10वां शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून की बात की गई है। भूमि सुधार देखिए, सेम क्वेश्चन भी आ गया। भूमि सुधार कौन से लिस्ट का पार्ट है? लैंड रिफॉर्म जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जबकि एजुकेशन संवर्ती सूची में आता है, मैरिज संवर्ती सूची में आता है, डिफेंस वगैरह किस में आता है? डिफेंस है, बैंक है, कॉमर्स है, ये आपका यूनियन लिस्ट में आता है। तो अब बात हो रही है भूमि सुधार की, तो इनके बारे में जान लेते हैं। लैंड रिफॉर्म जो है ये कौन सी अनुसूची में है, कौन से शेड्यूल में है? तो 9th शेड्यूल में है। कब जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो आरबीआई में या बैंक में धन जमा करके आप भारत की सिटीजन नहीं बन सकते हैं, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। जबकि और कौन से तरीके से सिटीजन बना जा सकता है? जन्म के द्वारा, देसीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन करा करके, और किसी भूभाग का, अगर कोई भूभाग है वो भारत में सम्मिलित हो गया तो फिर आप भारत के नागरिक बन सकते हो। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। विधि का नियम क्या होता है? तो विधि का नियम या कानून का जो अधिकाय है, ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी के लिए कानून समान है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, सभी के लिए कानून एक समान है, यही कहता है आर्टिकल 14। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को कौन लागू कर सकता है, या मौलिक अधिकार का गार्जियन या संविधान का गार्जियन किसको कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? ये रिट जारी करते हैं। अब रिट की बात हुई है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 में कितने रिट जारी किए जा सकते हैं? 5 रिट जारी किए जा सकते हैं। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 को ही अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा कहा था। और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है वो 226 के द्वारा, आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो उनके नाम है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृष्ठा और उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, तो इस टाइप के, इसको आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया? तो मौलिक अधिकार इनकी फंडामेंटल राइट की बात कौन से पार्ट में है? तीसरे पार्ट में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की फ्रीडम है उसकी बात करता है? तो आर्टिकल 19 में है, 19(1) में प्रेस की फ्रीडम की बात की गई है, और मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। पहले 7 थे, पहले मूल संविधान में कितने जो फंडामेंटल राइट थे? 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा करके फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया है? 44 अमेंडमेंट 1978 को हटाया गया है, और किस में डाल दिया गया? लीगल राइट में डाल दिया गया, 300 का में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? तो किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? डी, अधिकार पृष्ठा को पोस्टमार्टम कहा गया। अब इसको क्यों कहा गया तो जान लेते हैं। अधिकार पृष्ठा को क्यू वारंटो कहते हैं। अब क्यू वारंटो को, इसमें क्या होता है? इसमें न्यायालय ये किसी भी लोक पद पे जो अधिकारी है वो बैठा हुआ है, उससे, उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसकी वैधता की जांच की जाती है, किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है इसमें न्यायालय के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसको पोस्टमार्टम कहा गया है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो अगर राज्य की बात हुई है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित होता है डीपीएसपी। अब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा डीपीएसपी की बात हुई है तो कौन से आर्टिकल में आता है ये भी जान लेते हैं। पार्ट 4 है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की बात की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात डीपीएसपी में है। डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। पंचायत की बात की गई है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इनको ज़रूरी नहीं है कि लागू किया ही जा सके, ये मतलब डिपेंड करता है राज्य के ऊपर, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो सी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आ गया कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन से पार्ट में आता है? 4A में आता है। ठीक है, 4A में आता है। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे ये जोड़ा गया था। इसमें कितने थे जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कितनी है? टोटल 11 हैं, पहले 10 थी, 11वीं वाली बाद में जुड़ी है। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, 42 अमेंडमेंट के 10 आचार आदेशों के को किस नाम से जाना जाता है? मतलब 42 अमेंडमेंट के द्वारा 10 आचार आदेशों को जोड़ा गया। 10 आचार का मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को ही जोड़ा गया। उस समय कितनी जोड़ी गई थी? 10 जोड़ी गई थी, लेकिन 11वीं वाली बाद में ऐड हुई। तो अभी प्रेजेंटली कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है? तो प्रेजेंटली 11 मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा होगा? इसमें बी वाला हो जाएगा कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अपने कल्चर को आप बचाओगे तो ये किस में आता है? फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा होता है। संसद किससे मिलकर बना होता है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत के द्वारा होता है, जिसको शायद सिंगल ट्रांसफरेबल ऐसे करके बोलते हैं। तो ये कौन से किसके द्वारा होता है? तो एकल ट्रांसफरेबल जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा पहले वो लाया जाता है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है, इम्पीचमेंट की बात की गई है। भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो भारत का एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति ही होता है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का जो सेक्रेटरी है वही होता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की आदिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है? वो प्रेसिडेंट में निहित है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो वो राज्यपाल में आ जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? तो इसका आ जाएगा तीनों केस में, जब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण हो रहे हैं या युद्ध के आधार पर भी। तो अगर यहाँ पे आंतरिक कुछ विद्रोह आता है तो वो भी ऑप्शन सही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे नेशनल इमरजेंसी को लागू कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आता है? 352 में आता है। नेक्स्ट है कि किसकी सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है स्टेट इमरजेंसी। जो राज्य का आपातकाल है उसी को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो ये कब लागू होता है? किसकी सलाह पे होता है? गवर्नर की सलाह पे। जो गवर्नर कहता है कि स्टेट में कुछ सही नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सो स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? तो 356 में है। जबकि 360 में कौन सी इमरजेंसी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किसका अधिकार नहीं देता है? तो इसका हो जाएगा बी वाला। कि देखिए किसका अधिकार देता है पहले वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ये भी देता है। पीएम को अपॉइंट करने का अधिकार देता है। रक्षा के जो सर देता है, देश के किसी भाग में आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। लेकिन सीएम की नियुक्ति ये नहीं करता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, 164 में गवर्नर नियुक्ति करता है राज्यों के मुख्यमंत्री की। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमादान का है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 72 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का बिल्कुल नहीं, ये अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इसका पूरा अलग प्रोसेस होता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश किस में है? 123 में। ठीक है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। अब स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। वो कौन से राज्य से थे? तो बिहार से थे। ठीक है, इसीलिए बिहार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इनफैक्ट जो अस्थायी सदस्य रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के, वो भी बिहार के ही थे। उसके अलावा जयप्रकाश नारायण जो रहे हैं वो भी बिहार के रहे, जिनको लोकनायक के नाम से जाना गया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति जो होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल नहीं, संसद करती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा गया था, कौन सा गलत है, सी वाला गलत हुआ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। देखिए कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 64 में है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। देखिए जो यूनियन के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, डी आ जाएगा। और इसमें आर्टिकल 75 में कहा गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद जो मिनिस्टर काउंसिल होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने 90+ क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें बाकी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले आप कई बार रिवाइज करके जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।